मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा 11 अगस्त 1964 को ग्वालियर के दौलतगंज स्थित रामनारायण धर्मशाला में एकत मानववाद का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन में तकरीबन 500 लोग पूरे देश भर से एकत्रित हुए थे। इस उपलक्ष्य में आज एकात्मक मानव दर्शन की हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व राज्यपाल और कार्यक्रम के अध्यक्ष कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रमेश चंद्र पप्पा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज एकात्मक मानव दर्शन के हीरक जयंती के मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शामिल विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मानव दर्शन को शासन की मूल धारणा बताया। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। बाइट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बाइट नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष। बाइट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा पूर्व सांसद। और उस यात्रा के उस दरमियान इस देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी यात्राएं। तो सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी कभी लीला होती है कि जहाँ जितना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे जोरों से भी निकालते हैं कि जिसको अपने उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आज़ादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आज़ादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है। आजादी के बाद आजादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि भी विरोधाभासी कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है तो आजादी का अर्थ है कि यह मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की एक अंतरधारा है उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है? जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश शर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि आजादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? देश के बंटवारा उनको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे? और हमने ये भी देखा कि बंटवारे के समय अगर कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे, और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया। हर देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण देश और विश्व के लिए एकात्म मानव दर्शन आज एक प्रासंगिक विचार है। इस विचार की उद्भूति ग्वालियर में हुई, इसलिए ग्वालियर के सभी लोग विशेष तौर से एक प्रकार के
गौरव के एहसास करने की योग्यता रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विश्व अपनी एकात्मता को समझेगा और सब प्रकार के युद्धों से, द्वंद्वों से, स्पर्धा से मुक्त होगा। ये लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा में भारत को अग्रणी होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ हम लोग भारत में ये कर पाएंगे। सर, आप जब उद्बोधन दे रहे थे, ग्वालियर वो धरा है जहाँ BN राव और अंबेडकर में दोनों में इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। BN राव का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने बनाई थी संविधान सभा की सलाहकार समिति और उन्होंने BN राव को काम दिया था। और जब काम दिया था तब देश आज़ाद हो जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। अंग्रेज़ की जो संविधान की कल्पना थी वैसा उन्होंने बनाया था। ये सहयोग की बात है कि इस बीच देश आज़ाद हो गया। तो वो ये ड्राफ्ट तो बन गया था 46 में ही। तो उस ड्राफ्ट को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और उसको थोड़ा सा इंडियनाइज करके, भारतीकृत करके प्रस्तुत किया गया था। इसलिए उस प्रस्तुतिकरण के डॉक्टर अंबेडकर की सबने प्रशंसा की थी और डॉक्टर अंबेडकर एक प्रकार से मनु कहा गए थे। सर, आपने ये भी कहा था कि जो संविधान लिखा जा रहा था उस समय पंडित जी ने भी 5 पन्ने लिखे थे। ऐसा था, आप पढ़ेंगे तो भारत की संविधान सभा वह संविधान नहीं बना सकी जो वह बनाना चाहती थी, क्योंकि सभी लोगों ने तब कहा था कि हम तो 30 साल से गांधी जी के पीछे ग्राम स्वराज्य के लिए हैं, इससे ग्राम स्वराज्य कहाँ है। और भारत ने जब तंज कसा था अंग्रेज़ ने कि यदि बड़ी आज़ादी की बात करते हो तो अपना विधान बना के बताओ, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था संविधान। असली संविधान निर्माता कौन है आपकी नज़र में, BN राव या अंबेडकर? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। अंग्रेज ने बनाया भारत का संविधान। अंग्रेज ने बनवाया जी। तो निर्माता अंग्रेज हैं, निर्माता भारत की संविधान सभा है। ऐसा होता है, शुरुआत कोई करता है, अंत कोई करता है। शुरुआत लॉर्ड वेवेल ने की और अंत भारत के संविधान सभा ने किया। पंडित जी ने जो सुझाव रखे थे वो भी अब समाहित होना चाहिए संविधान में। ऐसा है कि समाहित होने में कोई खास बात नहीं है। ये संविधान इतनी बार प्रस्तुत हो चुका है। इस संविधान की अच्छाई ये है कि यह संशोधित होने से मना नहीं करता और इसलिए जो विचार किसी के भी हैं, जनता उसके साथ हो जाए तो उसे बदला जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। आपने पकौड़े तलने को भी बेहतर रोजगार बताया है कि प्रधानमंत्री मैंने तो नहीं बताया। आप मैंने तो कहा कोई भी काम ऊंचा और नीचा मानना यह एक मानसिक दोष है और हमारी जाति व्यवस्था को इसीलिए निंदित किया गया कि वो ऊंच नीचवादी है। तो आज के लोग यदि IAS बन गया तो ऊंचा हो गया और IAS ने तो नीचा हो गया, ऊंच नीच का यह भाव गंदे जातिवाद का भाव है, उससे मुक्त होना चाहिए। साक्षर और असाक्षर में कोई फर्क नहीं जी। साक्षर, लिटरेट और इलिटरेट में कोई फर्क नहीं। ऐसा होता है, फ़र्क का मतलब क्या होता है? संदर्भ होता है। माँ बेटा एक ही होता है क्या? स्त्री पुरुष एक ही होता है क्या? संदर्भ की बात है। तो ऊंच नीच एक मन का भाव है, इसलिए सारे मानव जो क्रियाशील हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कोई सफाई कर्मी है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कोई सेवा देता है हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और बड़े से बड़ा भी क्या करता है, प्रधानमंत्री भी कहता है मैं सेवक हूँ। तो सेवा कर्म को छोटा मानना यह एक बौद्धिक दोष है। भारत में बहुत जोर से रहा है, ये आज भी है, इससे भी मुक्त होना चाहिए। के विषय में चर्चा हुई है। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया, उसकी हीरक जयंती का अवसर था। देश भर में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन दुनिया में जितने विचार हैं उन सब विचारों में एकमात्र समाधान है एकात्म मानव दर्शन। हीरक जयंती का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिस व्यक्तित्व ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया, उनके द्वारा सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर इस विचार को व्यक्त किया गया था। उसी की स्मृति में 60 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी अपनी ओर से समूची आयोजन समिति को